केरला में वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जो अब ऑफिशियली तितलियों का घर बन चुकी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अरालम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में, जिसे अब केरला का पहला पहला बटरफ्लाई सैंक्चुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। सोचिए, केरला का एक ऐसा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जहां वेस्टर्न घाट्स की पूरी रिच बायोडायवर्सिटी मिलती है। लेकिन अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। एक हिडन जेम कह सकते हैं। मेगा माइंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल, लॉजिकल और हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले अरालम ही क्यों चुना गया, फिर यहाँ की बायोडायवर्सिटी में ऐसा क्या खास है, इसकी लोकेशन और ज्योग्राफी को समझेंगे, इसे किस कानून के तहत ये दर्जा मिला और आगे इसके कंजर्वेशन का क्या प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सेक्शन 1 सबसे पहले उस बड़ी खबर पर आते हैं जिसने अरालम को इतने इंपॉर्टेंट बना दिया है। हाल ही में अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ऑफिशियली अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी का नाम दे दिया गया है। और ये एक, आप कह सकते हैं, एक हिस्टोरिक डिक्लेरेशन है, क्योंकि ये इसे केरला का पहला डेडिकेटेड बटरफ्लाई सेंचुरी बनाता है। कंजर्वेशन की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अरालम को ही क्यों चुना गया, इसका जवाब दोस्तों छुपा है यहाँ की अनबिलीवेबल बायोडायवर्सिटी में। ये नंबर देखिए, 226। ये सच में हैरान करने वाला है। पता है, वेस्टर्न घाट्स के इस पूरे हिस्से में तितलियों की टोटल 327 स्पीशीज मिलती हैं और उनमें से 226 अकेले अरालम में ही हैं। यही अनोखा घनत्व यानी डेंसिटी इसे तितलियों के लिए एक रियल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बना देता है। यहाँ पर कुछ बहुत ही रेयर और इंपॉर्टेंट स्पीशीज भी मिलती हैं, जैसे कि बुद्धा मयूरी और माराबार रोज। ये दोनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आती हैं। पता है इसका क्या मतलब है? इन्हें लीगली वही प्रोटेक्शन हासिल है जो एक टाइगर को मिलती है। इतना इंपॉर्टेंट। इनके अलावा स्पॉटेड बटरफ्लाई, रोजी थायाली और खूबसूरत ब्लू ओक लीफ जैसी स्पीशीज भी इस सैंक्चुरी को अपना घर मानती हैं। और बात सिर्फ अलग अलग स्पीशीज की नहीं है। इसी साल 11 जनवरी को एक कमाल की घटना देखी गई। 8 लाख से भी ज्यादा, जी हां, 800,000 से ज्यादा कॉमन अल्बाट्रस तितलियां यहां से माइग्रेट कर रही थीं। इतना बड़ा माइग्रेशन इस बात का सबूत है कि यहाँ का इकोसिस्टम कितना हेल्दी है। एक सेकंड रुककर, अगर एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ से जुड़े ये फैक्ट्स आपकी तैयारी में काम आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अरालम की लोकेशन और ज्योग्राफी को समझते हैं, जो एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरालम है केरला के कन्नूर जिले में। इसका एरिया है 55 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसको 1984 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। इसकी बाउंड्रीज भी काफी स्ट्रेटेजिक हैं। ये कर्नाटका के ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुट्टियोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नॉर्थ वायनाड फॉरेस्ट डिवीजन से लगती हैं। इसका मतलब है ये एक बड़े कनेक्टेड इकोलॉजिकल कॉरिडोर का हिस्सा है। यहाँ से चिंकानी रिवर गुजरती है, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और यहाँ के जंगल, वो हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन, मतलब ऐसे घने जंगल जो साल भर हरे भरे रहते हैं और एक रिच बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं उस लीगल फ्रेमवर्क पर कि आखिर किस कानून के तहत सरकार किसी भी एरिया को सेंचुरी डिक्लेयर करती है। ये सब मुमकिन होता है इंडिया के एक सबसे इंपॉर्टेंट कानून की वजह से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका सीधा सा मकसद है जंगली जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों को बचाना, ताकि देश का इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। इसी एक्ट के सेक्शन 18 के अंडर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को सेंचुरी घोषित कर सकती है अगर वो कुछ क्राइटेरिया पूरे करता हो, जैसे कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत रिच हो, वहाँ यूनिक पेड़ पौधे या जीव जंतु हों, या उसकी ज़मीनी बनावट खास हो। अरालम इन सभी पैमानों पर बिल्कुल खरा उतरता है। लेकिन इस कानून में एक कैच है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स यानी आरक्षित वन और टेरिटोरियल वाटर्स यानी समुद्री इलाके, इनको इस सेक्शन के अंदर सेंचुरी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। ये एक इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है जिसे याद रखना जरूरी है। तो अब जब अरालम को ये नया स्टेटस मिल गया है तो आगे क्या? चलिए इसके फ्यूचर प्लान्स पर एक नज़र डालते हैं। आगे की स्ट्रैटेजी
3 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला, तितलियों के हैबिटेट को और मजबूत करना। दूसरा, इस काम में लोकल कम्युनिटीज को जोड़ना। और तीसरा, इन दोनों चीजों को सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए एक बहुत ही यूनिक आइडिया पर काम हो रहा है, एक बटरफ्लाई विलेज बनाने का। इस प्लान में आसपास की 4-5 पंचायतें शामिल हैं: केलकम, कनेचर, अरालम और मुझक्कुन्नू। मकसद यह है कि लोकल लोगों को तितलियों के कंजर्वेशन से डायरेक्ट जोड़ा जाए। और इको टूरिज्म को प्रमोट करने से डबल फायदा होगा। एक तरफ कंजर्वेशन को लेकर अवेयरनेस बढ़ेगी और दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज के लिए रोजी रोटी के नए मौके पैदा होंगे, जिससे लोकल इकोनॉमी भी बेहतर होगी। विन विन सिचुएशन है ना? तो ये पूरा डिस्कशन हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। वेस्टर्न घाट्स जैसे सेंसिटिव इकोसिस्टम को बचाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? सख्त कानून, लोगों की भागीदारी या कुछ और? इस पर सोचिए जरूर। और ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड एनवायरनमेंट एनालिसिस के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। धन्यवाद।